बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक ऐसा कौमी हीरो हमसे जुदा हो गया है जिसकी बदौलत आज हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं और जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज दुश्मन हम पर हमला करने से 100 मरतबा पहले सोचता है। आज पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले हैं। उन्हें पूरे सरकारी एज़ाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान का परचम भी सरनगू कर दिया गया है। आज पाकिस्तान का हर फ़र्द, चाहे वो किसी नज़रिए या किसी ग्रोह से वाबस्ता हो, उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहा है। वो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत में लगे रहे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जितने बड़े नाज़रीन साइंसदान थे, उतने ही बड़े इंसान भी थे। उन्होंने बहुत से फलाही काम भी सर अंजाम दिए। आज के शो के पहले हिस्से में मोहसिन पाकिस्तान की ज़िंदगी और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात पर बात करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और कमज़ोर होती हुई मईशत का भी जायज़ा लेंगे। आज के शो में हमारे साथ सीनियर तज़ियाकार जनाब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जमान जनाब हसन खावर भी आज हमारे मेहमान हैं और मुस्लिम लीग नून से जनाब अली गौहर बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूँ। हसन खावर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वफ़ात पर पूरी कौम गमज़दा है। उनको पूरी सरकारी एज़ाज़ और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मुल्क की दिफ़ा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के हवाले से क्या उनकी खिदमात कभी फरामोश की जा सकती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल आज जो है ना पूरी कौम के लिए एक बहुत ही दुख भरा दिन है और वो इतना बड़ा वैक्यूम छोड़ के गए हैं डॉक्टर साहब कि मेरा ख़्याल है कि वो कभी भी फिल नहीं किया जा सकेगा जी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने, आपको पता है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले वो शख्स थे और ये एक ही दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ये काम होना था और अल्लाह ताला ने ये सेहरा उनके सर पे बांधा। मेरे ख़्याल में कि ये पाकिस्तान की भी खुशकिस्मती थी कि वो हमारे पास आए और मेरे ख़्याल में हमें ये भी थोड़ा सा देखना है कि अब हम आगे चल के कैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जैसे अगली जनरेशन में से बच्चे पैदा कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान को फिर आगे लेके जाएं। तो मेरा ख़्याल है उनका जो मिशन है उसको हमें अब ज़िंदा रखना है। बिल्कुल ठीक है। हसन खावर साहब, हुकूमत ने उनको सरकारी एज़ाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनको शिकायत रही है कि हुकूमत ने उनका उस तरह से ख्याल नहीं रखा जो उनका हक़ था। क्या हम अपने हीरोज़ की ज़िंदगी में उन्हें वो मकाम नहीं दे सकते जिसके वो मुस्तहिक़ हैं? देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो उनका बिल्कुल उनकी शिकायत थी, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का जो असल ऑनर है वो इस कौम के हर शख्स और हर बच्चे के दिल में है। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि आप बेहतर जानते हैं कि हर बच्चा जहाँ पे जाते थे उनको सरकारी प्रोटोकॉल क्या, उनको तो अवामी प्रोटोकॉल मिलता था। तो उनकी जो इज़्ज़त हमारे दिलों में है, मतलब मेरा ख़्याल है वो कभी भी मिटाई नहीं जा सकती। बाकी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कुछ शिकायत थी, पर मेरा ख़्याल है हुकूमत ने फिर उस पर शायद कुछ किया भी था उनसे थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के किरदार और शख्सियत को कैसे देखते हैं? क्या उनकी खिदमत के बग़ैर आज हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते थे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज पाकिस्तानी कौम जो है वो सारी काफ़ी सोग में है और डॉक्टर साहब की आपको पता है कि उनकी हमसे जुदाई जो है वो हमारे लिए आज एक इंतहाई अफसोसनाक दिन है और हम इस गम में उनकी फैमिली के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बराबर की शरीक है। सूरत-ए-हाल ये है कि डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान का जो हमारा मतलब है कि हमारी सलामती का जो मिशन था उसको नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। डॉक्टर साहब ने जो अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया, उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया और फिर आपने देखा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब कमिटेड थे पाकिस्तान के साथ। आपको पता है कि जब डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए तो वो आउट ऑफ कंट्री ऑलरेडी मतलब है कि वो एक अच्छी जॉब पर थे, लेकिन उन्होंने अपनी खिदमात पाकिस्तान के सुपुर्द की और उन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और फिर जब आकर उन्होंने मतलब है कि वो ये खुशखबरी दी और एक इंटरव्यू में डिस्क्लोज़ किया अपनी मेहनत के बाद कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन सकता है, तो पूरी दुनिया में इस चीज़ के चर्चे हुए और फिर उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना के दिखाया
और फिर उसका जो है वो मतलब है कि जब चागी के मकाम पर धमाके हुए, जब प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, तो उस वक्त वो डॉक्टर साहब का और वो पाकिस्तान का मिशन मैं समझता हूँ कि मुकम्मल हुआ, जिस दिन के बाद पूरी दुनिया में हम चाहे हमारे मुल्क में महंगाई हो, गुर्बत हो, अच्छे हालात ना भी हों, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो जो चागी के धमाके थे और जो डॉक्टर साहब की शबाना रोज़ मेहनत थी, उसने पूरे दुनिया में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और हम अपनी दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं और कोई भी हमें मैली आंख से पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को नहीं देख सकता। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अली गौहर बलोच साहब। और इरशाद भट्टी साहब, आपसे भी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश कर रही है। आप क्या समझते हैं इरशाद भट्टी साहब, कितना बड़ा नुकसान है ये कौम के लिए? देखिए, सबसे पहले तो दिल बहुत दुखी है। डॉक्टर AQ ख़ान के जाना ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान यतीम हो गया है। दुरुस्त। और मेरी उनसे कई मुलाकातें थीं। कमाल के इंसान थे, कमाल के ह्यूमन बीइंग थे, बहुत कार खैर किया। एक तो उनका वो साइंसदान थे, दूसरा उन्होंने बहुत कार खैर किया और उनकी शख्सियत पे मुझ जैसा आदमी क्या तबसरा कर सकता है। हाँ, कुछ बातें हैं जो आज हम कड़वी बातें हैं, लेकिन हमें इनको सोचना चाहिए। क्या कड़वी बातें हैं? उनसे एक वो क्लिप आज वायरल हो रहा है, मैंने तो बहुत पहले भी देखा था, कि उनसे सोहेल वड़ैच साहब पूछते हैं कि आपको किस चीज़ का पछतावा है। वो कहते हैं मुझे इस कौम के लिए काम करने का पछतावा है। आज ये कौम के सामने मैं रख रहा हूँ कि डॉक्टर AQ ख़ान कह रहे हैं कि मुझे इस कौम के लिए काम करने के लिए पछतावा है। हम कैसे कह सकते हैं कि मोहसिन पाकिस्तान है? इस पाकिस्तान ने और हमने अपने मोहसिन के साथ क्या किया? हमने उनसे TV पे माफ़ियाँ मंगवाईं, हमने उन्हें कैद किए रखा और सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त उनकी आज भी पड़ी हुई है कि मुझे आज़ादाना बाहर निकलने की, चलने फिरने की कोई इजाज़त दी जाए। हम बुनियादी तौर पर मोहसिन कुश कौम हैं, हम एहसान फरामोश लोग हैं, हम जिंदों को बेइज्जत करने वाले हैं, रुसवा करने वाले हैं और मुर्दों की इज़्ज़त करने वाले हैं। यहाँ इज़्ज़त के लिए बंदे को मरना पड़ता है। हमारा आज कोई मुत्तफ़िक़ का आइडियल नहीं है, हमारा आज कोई मुश्तरका रोल मॉडल नहीं है। हमने किसको बख्शा? किसी को भी नहीं बख्शा। कायदे आज़म काफ़िर आज़म, फ़ातिमा जना भारतीय एजेंट, लियाकत अली ख़ान कत्ल, अयूब कुत्ता हाय हाय करके हमने निकाला, भुट्टो फांसी, ज़ियाउल हक मुनाफ़िक़ आज़म, बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क और फांसी और सॉरी कत्ल कर दिया हमने उनको। इधर लियाकत बाग में कत्ल हो गई। परवेज़ मुशर्रफ गद्दार, नवाज शरीफ गद्दार, इमरान खान तालिबान खान, पागल खान, प्ले बॉय, और हर चौथे दिन कोई ना कोई निकाल के बैठ जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम हमने मुल्क से बाहर भिजवा दिया। हमने कहा कि जब गए मलाला कीड़े, डॉक्टर समरबंद मुबारक सुप्रीम कोर्ट में पेशियाँ भुगत के आप घर कहीं बैठे होंगे। किसको हमने बख्शा है? क्यों हम ये मुनाफिकत करते हैं? हम झूठे लोग हैं, हम मुनाफिक लोग हैं। मोहसिन पाकिस्तान, आज शेख रशीद साहब फिर रहे थे तदफीन के लिए, आज इमरान खान साहब के बड़े ट्वीट आ रहे थे। आज हम सारों के कितनी मरतबा 3 साल में इमरान खान साहब उनके घर गए हैं, कितनी मरतबा उनकी इयादत की है, कितनी मरतबा शेख रशीद उनके घर गए हैं, कितनी मरतबा हम मुझ समेत हम सारे उनकी खैरियत पूछने गए हैं। क्यों मुनाफिकत करते हैं हम? क्यों झूठ बोलते हैं हम? दुश्मन की आंख मैली से दुश्मन ने क्या किया था अपने मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ? इरशाद भट्टी साहब, फिर यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम क्यों अपने हीरोज़ हमारे जो हीरोज़ डिज़र्व करते हैं, हम उनको वो मकाम क्यों नहीं दे पाते? कहाँ कोताही होती है हमसे? इसकी निशानदेही करें। छोटे लोग हैं भाईजान, हम छोटे लोग हैं, हम हासद हैं, हम जेलस हैं, हम कीड़ेबाज हैं, हम मुनाफिक हैं, हम झूठे हैं, यानी मैं बता रहा था दुश्मन ने अपने क्या किया डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ? सदर बनाया उसे, इज्जत दी उसे। हमने क्या किया अपने मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ? हम और फिर ये छोड़े, चलो ये तो बड़े, ये जो अभी चंद दिन पहले उमर शरीफ साहब की डेथ हुई है, हम उनकी एयर एम्बुलेंस और उनके खर्चों और उनके चक्रों में 18 दिन लगा दिए। रूई बानो पागल होके मरी यहाँ,
अली इजाज़ के घर पे कब्ज़ा कर लिया था लोगों ने। बब्बू बराल चेकों के लिए तरसता रहा, हमजा शहबाज साहब चेक के लिए वो तरसता रहा। अमानुल्लाह आखिरी दिनों में छोटे छोटे प्रोड्यूसरों से धक्के खाता रहा। रंगीला का क्या हाल हुआ? अफजाल अहमद और हुमायूं कुरैशी फाले ज़दा, कभी किसी ने पूछा किस हॉकी में आ जाएं, दूसरे किसी गेम में आ जाएं, किसके साथ आपने? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। भट्टी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिंदा लोगों को उनका जायज़ मकाम देना चाहिए और इज्जत देने के लिए किसी के मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, खुदा के लिए ये कौम डिजर्व नहीं करती है क्यू खान। कोई बच्चों को हम सिखाएंगे, निसाब में पढ़ाएंगे, कोई बच्चा कोई हीरो नहीं बनना चाहेगा। अब जो अपने हम हीरोज़ के साथ कर चुके हैं ना, जो उन हीरोज़ के उनको बर्बाद कर चुके हैं, हम इसी योग्य हैं, इसी वजह से आज सारे हर शोबे में बोने लोग फिर रहे हैं। कोई बड़ा बड़ा हीरो थे हमारे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। इरशाद भट्टी साहब, AQ खान के हवाले से जो बातें आपने कही बिल्कुल दुरुस्त कही। एक ब्रेक लेनी है मुझे हैं, और ब्रेक के बाद महंगाई के हवाले से अपने मेहमानों से बात करते हैं। एक आदमी पैसा चोरी करके भाग के लंदन बैठा है, वो तकरीरें कर रहे हैं और उसके लोग उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, तो फिर चोरी में क्या बुरी चीज़ है? मुल्क के अंदर जो इस वक्त कमर तोड़ महंगाई और आए दिन बिजली गैस के जो बम गिराए जा रहे हैं और आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो आपका पाकिस्तान है। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और महंगाई के ऊपर बात करेंगे। हसन खावर साहब, ये बात अब खुद वज़ीर आज़म और हुकूमत भी तस्लीम करती है कि महंगाई ही आपकी असल ऑपोजिशन है, लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी खित्ते में सबसे सस्ता है, यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत भी सबसे कम है। लेकिन अब आवाम ने घबराना शुरू कर दिया है। सर, ये आर्जी महंगाई कब ख़त्म होगी और लोगों को मुस्तकिल रिलीफ कब मिलेगा? सर फवाद साहब, देखिए, महंगाई ज़ाहिर है कि जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो जो मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं, निचले तबके के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। इस बात में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। हमें फवाद साहब ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त दुनिया भर में कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, हिस्टोरिक हाइज़ हैं, और उसके अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जितना हद तक हो सकती थी उसको रिलीफ दिया, लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को प्राइसेस पास ऑन करनी पड़ती हैं, और अगर वो नहीं करते तो जाहिर है कि आपके कर्ज़ों में इजाफा होता है। अगर आपने मज़ीद सब्सिडी देनी है तो एक तो वो एंगल है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में सस्ता तरीन या वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज़ है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कि फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों को मुश्किलात हैं। ये असल बात यह है कि हुकूमत क्या इस महंगाई की लहर में हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है कि नहीं। और मैं आपको पंजाब हुकूमत के बिहाफ पे ये बताना चाहता हूँ कि एक तो आप आलमी सतह पर महंगाई की बात कर रहे हैं हसन खावर साहब, चलें ठीक है, वो तो मान लेते हैं, लेकिन दो चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस है सर, चीनी और आटा। ये तो यहीं पैदा हो रही है ना सर, ये क्यों फिर इतनी महंगी है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि जो पंजाब, मैं इन दोनों चीज़ों पे आता हूँ, जो इन दोनों पंजाब हुकूमत के बस में है वो काम वो कर रहे हैं। चीनी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि अभी अभी ये फ़ैसला हुआ है आज ही कि ये जो दरामद शुदा चीनी है ये 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लोगों को दस्तयाब होगी, और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे सहूलत बाज़ार हैं उसके अंदर ये कम से कम उस प्राइस पे बिके, और बाकी जगह भी मॉनिटर करेंगे। आटे के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं 1100 रुपये का जो 20 किलो आटा है वो इंश्योर करें, उसको मॉनिटर करते हैं। ये बात ठीक है, कहीं कहीं वो ज़्यादा बिकता है, फिर जाके इन्फोर्स करना पड़ता है उसको, लेकिन वो हम कर रहे हैं। हम अच्छा हसन खावर साहब, ये जो 90 रुपये किलो चीनी है ये कब मिलेगी और कहाँ से मिलेगी ये भी बता दें, ताकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चीनी उनको नहीं मिल पा रही है, 110-120 रुपये किलो मिल रही है उन्हें। देखिए, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द सहूलत बाज़ारों में पहुंच जाएगी और वहाँ पे आपको 100% ये 90 रुपये में मिलेगी, और उसके बाहर भी जो हमारे बैरिस्ट्रेट हैं वो इंश्योर करेंगे, जहाँ से कोई शिकायत मिलेगी हम उधर कार्रवाई भी करेंगे और वहाँ जाके इसको इन्फोर्स भी करेंगे। अच्छा हसन खावर साहब, आप कह रहे हैं कि आम मार्केट में भी ये 90 रुपये किलो होगी या फिर सिर्फ सहूलत बाज़ारों में ही ये 90 रुपये किलो होगी?
देखिए मैं आपको बताता हूँ, दरामद शुदा चीनी का ज़ाहिर है कि एक वॉल्यूम है, उसको तो हम बिल्कुल 90 रुपये का बेचेंगे। जो सहूलत बाज़ार हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो चला रही होती है, तो वहाँ पे तो हमारा टोटल कंट्रोल होता है, वहाँ पे तो ये हर सूरत 90 रुपये की बिकेगी। उसके अलावा भी जो डीसी रेट है हम इंश्योर करेंगे, मार्केटों में जाके, बाज़ारों में जाकर, कई बड़े स्टोरों में डीसी काउंटर्स भी हैं, वहाँ पे भी ये मिलेगी। लेकिन अगर किसी जगह, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट मिली कि लोग इसमें ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कीमतें ऊपर ले जा रही है, तो हमारी टीमें मौजूद हैं, वो कार्रवाई करेंगी, चाहे वो बाहर ही क्यों ना हो। सही सही, ठीक है। अली गौर बलोच साहब, आपने हुकूमती मौक़िफ़ सुना, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने, और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आलमी सतह पर हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अभी भी हर मुमकिन हद तक सारा बोझ हुकूमत ने खुद ही उठाया है, आवाम को मुंतकिल नहीं किया ये सारा बोझ, फिर भी आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है सर? देखें, बड़ी मजाका खेज बात है, अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, और जो महंगाई की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान में करप्शन की सूरत हाल है, ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी मतलब है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं आए कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम इस कदर मायूस और बेबस नज़र आए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब आप किसी गवर्नमेंट का कंपैरिजन करते हैं तो जाहिर है उनका मुआवजा साबका गवर्नमेंट से किया जाता है। तो ये भी कहती है ना कि तारीख में पहले कोरोना भी तो नहीं आया ना, कोरोना ने तो सारी चीज़ों को मुंजमद कर दिया है, इस वजह से सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। पहली दफ़ा कोरोना है। देखें, मेरी अगर बात आप मुकम्मल होने देंगे तो मैं मतलब जी बोलें सर, आप तक पहुँचा पाऊँगा। बोलें सर। देखिए, गुजारी ये है कि सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि जब 2013 में हमें गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला था वो एनर्जी क्राइसिस था, जिस वक्त के 22-22 घंटे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। फिर आपको पता है कि उस वक्त उससे बड़ा मसला जो था वो दहशत गर्दी का था, जिसमें कि आपको पता है कि हमारा कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं कि जिसके चौकों पे और जिसकी बड़ी जगहों पर और जिसकी आम शहरों पर कहीं ना कहीं धमाके नहीं होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मतलब है कि मेहनत शुरू की तो आपने देखा है कि वो हमारा 2013 से 18 का टेन्योर था जिसमें हमने एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो चुका है। फिर आपने देखा कि दहशत गर्दी में ज़रबे अज़ब भी मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में स्टार्ट हुई, कराची की रोशनियाँ बहाल हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पहले से अगर हम कंपैरिजन करें तो मतलब है कि जिस तरह से पहले होती थी दहशत गर्दी, उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है, और अब कई इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, अभी आप चीनी की बात कर रहे थे, भाई चीनी तो 50 रुपये किलो होती थी। आप बिजली की बात कर लें, उस वक्त जो ज़रूरी ट्यूबवेल का यूनिट था वो 5 रुपए का था, अब वो 12 से 15 रुपए का ज़िम्मेदार को पड़ रहा है। उस वक्त खाद की बोरी जो DAP की थी वो 2400 रुपए की थी, आज 7000 रुपए में ब्लैक मार्केट में बिकती है। सर वो कह रहे हैं आपने बिजली के इतने महंगे वायदे कर दिए हैं कि कैपेसिटी पेमेंट से जान नहीं छोड़ रही, इस वजह से महंगी हो रही है। सर देखें, सबसे बड़ा आसान तरीका होता है कि आप सबका हुकूमतों पे डाल दें। मैं तो ये आपको रेट्स बता रहा हूँ, कभी ये कहते हैं कि इन्होंने मसनूई तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया, कभी ये कहते हैं कि इन्होंने मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, कभी ये कहते हैं कि इन्होंने मसनूई तरीके से हेल्थ का सिस्टम बेहतरीन किया हुआ था। देखें बात ये है कि ये तो कहते थे कि ये हुकूमतें तो करप्ट हैं, बुरी हैं, गलत हैं। मैं तो ये आपको कारकर्दगी बता रहा हूँ कि जिन हुकूमतों को इनके बकौल वो बुरी हुकूमतें थी, अब तो ये इंतहाई अच्छी हुकूमत है। इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैं आ जाऊँगा तो मुल्क में रोज़गार जो है वो मतलब है कि बेरोज़गार बचेगा ही कोई नहीं, सब आपको मतलब है कि वो हर किसी को रोज़गार मिल जाएगा, नौकरियाँ मिल जाएंगी, जो बेघर लोग हैं सबको घर मिल जाएंगे, जो गवर्नर हाउस की दीवारें गिर जाएंगी, जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन जाएगी। भाई देखें, पाकिस्तान का तो कचूमर निकाल के रख दिया आज इन्होंने। आप ये देखें कि रोज़ नए, और इसकी वाहिद वजह इनकी करप्शन है, जो कि रोज़ मतलब है आए दिन आप देख ले कौन सा ऐसा शोबा है वजारत का जहाँ पर बड़ा स्कैंडल नहीं आता। आज आपने सिर्फ अपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए, आपने सिर्फ उस बुक्स के लिए, देखें हुकूमत के पास डायरेक्शन होती, या वो अपनी तवज्जो जो है वो मुस्बत कामों पर लगाए, तरक्याती काम करवाए, मुल्क में मुआशी तौर पर मुल्क को खुशहाल करे, या मौजूदा हालात में अगर आपकी
अली गौर बलोच साहब, मौजूदा दौर में अगर आपकी हुकूमत बन जाती है तो क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है आपके हाथ में कि इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर देंगे आप, 2018 से पहले वाले हालात पर लेके चले जाएंगे आप लोग? हमारे पास वही गिद्दड़ सिंगी है जब 2013 में हमने बिजली के क्राइसिस को ख़त्म किया था। हमारे पास वही गिद्दड़ सिंगी है जिसके ज़रिए हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया था। हमारे पास वही गिद्दड़ सिंगी है जिसके ज़रिए हमने खाद की कीमतें और ज़मींदार को ट्यूबवेल के अच्छे रेट्स दिए थे। हमारे पास वही गिद्दड़ सिंगी सारे कर्जे लेके आपने बिजली के प्लांट लगा दिए, उसकी सज़ा हुकूमत भुगत रही है, आवाम भुगत रही है। सर छोड़ देना हुकूमत, अगर इनसे नहीं चलते। जब हमने लगाए थे तो हम तो कंट्रोल रेट थे, इन्हीं प्लांट्स के जरिए बिजली दे रहे थे। अच्छा, बिजली के प्लांट तो हो गए, गैस में क्या हुआ? LNG पे हमने कहा था इनको डाके डालें, हमने कहा था कि अद्वियात के स्कैंडल बनाएं, हमने कहा था इनको कि गंदम को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शो करें और पड़ी गंदम पाकिस्तान में, हमने कहा था कि चीनी पर डाका डालकर उसको महंगा कर दें। अपना जुर्म तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, अपनी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों को क्रिटिसाइज, हमें क्रिटिसाइज करें, हमें अच्छा कहें या बुरा करें, उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के हालात को तो बेहतर करें, महंगाई को तो कंट्रोल करें। महंगाई को ये जो करप्शन हो रही है उसको अगर आपने अपनी एटीएम की जेबें ही भरनी है तो फायदा क्या है? ठीक है, इरशाद भट्टी साहब की तरफ लेके जा रहा हूँ। यही नुक्ता आप कह रहे हैं कि हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। इरशाद भट्टी साहब, क्या हुकूमत का ये नैरेटिव आप बाय करेंगे कि सब कुछ आलमी मार्केट में महंगा हो रहा है तो हम क्या करें? अच्छा, पहले 2 सवाल मैं करना चाहता हूँ। पहला सवाल अपने एहसान खावर साहब से करना चाहता हूँ। एहसान खावर साहब, मुझे बताइएगा कि साईं उस्मान बुज़दार ने, मुझे ये तो पता है कि इमरान खान ने ज़िंदगी भर अपने घर का बजट नहीं बनाया, ना उनको ये अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा। मुझे ये बताइएगा कि साईं उस्मान बुज़दार ने आखिरी मर्तबा यूटिलिटी स्टोर से अपने घर के लिए कब चीज़ें ख़रीदी हैं? देखिए भट्टी साहब, बात यह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है, मैं जो आपको बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, लंबी बात नहीं भाईजान, लंबी बात नहीं, मुझे ये बताइएगा कोई तारीख है आखिरी मर्तबा कब उन्होंने यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें खरीदी हैं? क्योंकि मैं बरतानवी वज़ीर आज़म को देखता हूँ, वो साइकिल पे आता है और स्टोरों से अपने लिए चीज़ें खरीदता है। आप उस्मान बुज़दार का बताइएगा। भट्टी साहब, देखिए, जो उनके ज़ाती मामलात हैं घर के, कि कहाँ से वो उनका सौदा आता है, ये जाहिर है कि तर्जमान पंजाब हुकूमत के ज़ेरे साया नहीं है। अल्लाह आपका भला करे, ठीक हो गया। जो मैं जानता हूँ। दूसरा सवाल अली गौर साहब से, अली गौर साहब, मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मरियम साहबा ने कब किसी जुमा बाज़ार, मंगल बाज़ार या बुध बाज़ार से कभी कोई चीज़ अपने घर के लिए ख़रीद के ले गए, सब्जियां, दालें या कुछ? गुजारिश ये है भट्टी साहब कि जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में थे तो वो आपके भी इल्म में है कि वो जुमा बाज़ारों में, सर मुझे पता है आपकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस को सलाम जो आप कर गए, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब ठीक है ना। और यही वजह थी कि उस वक्त मामलात कंट्रोल में थे, यही वजह थी। आज आपको हुकूमत की रीड कहीं पर नजर आती है? ठीक है भट्टी साहब, उसकी यही वजह है। सौदा हो सकता है आप भी यूटिलिटी स्टोर से खरीदते हो या ना खरीदते हो। ठीक है भट्टी साहब, अब भाईजान, पहले आपके सवाल का पहला हिस्सा ये है कि ये लोग जो हमारे हुक्मरान थे या हैं, ये हम जैसे लगते हैं मगर हम में से नहीं हैं। इन्होंने कभी लाइन में लगकर बिजली के बिल नहीं दिए, इनकी कभी गैस नहीं कटी बिल ख़त्म होने पे, इनके घर का कभी इन्होंने बजट नहीं बनाए। पहला सवाल ये। दूसरी बात जो एहसान खावर साहब कर रहे थे चीनी की, अरे भाई, चीनी शुगर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें साईं बुज़दार मुल्ज़म है। तीसरी, पिछली से पिछली कैबिनेट वफाकी काबीना में वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म को कहा कि पंजाब में आटे का बुरान साईं उस्मान बुज़दार हुकूमत की वजह से है। पूछा गया क्यों, उन्होंने कहा कि वक्त पर गंदम रिलीज़ नहीं की। अब आगे आ जाएं, अली अमीन गंडापुर साहब से ये कहते हुए कि आज भी मैंने अपने चाय में 9 दानों की बजाय 18 दाने बल्कि 21 दाने कम डाले हैं, और आज भी मैंने रोटी के 12-14 नवाले कम खाए हैं। उम्मीद है आपको ठंड पड़ गई होगी। अब छोड़ दें, आलमी मान लिया आलमी सतह पर महंगाई बढ़ी है, मान लिया कोरोना के हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, माना।
जी। मगर माने भाईजान, ये भी तो माने, ये भी चलो कर लेते हैं कि साबका हुकूमत ने तबाही फेर दी थी इस मुल्क की और इन्होंने आके उस मुल्क में बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, ये भी चलो मान लेते हैं। मगर आप अपनी नालायकी नाअहली क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं कहते कि आपकी नालायकी नाअहली का हालत ये है कि कभी आप कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुई है हमारे यहाँ गंदम, और गंदम एक्सपोर्ट कर दो, फिर अगले मर्तबा आप कहते हैं गंदम इंपोर्ट कर लो। आप अपने किसानों को कुछ 1 रुपया नहीं देते, रूसी किसानों को धड़ाधड़ डॉलर देते हैं। कभी कहते हैं कि चीनी बहुत ज़्यादा हमारे पास है, कब एक्सपोर्ट कर दो, और सब्सिडी भी देते हैं शुगर मगरमच्छों को, माफिया मगरमच्छों को, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि चीनी हमारे पास तो है ही कोई नहीं, और 123 रुपये फ़ी किलो चीनी आप बाहर से मंगवा लेते हैं। और फिर और इसके बाद आप क्यों नहीं मानते कि आपने IMF के साथ ऐसा मुआहदा किया है कि अब डॉलर 180 पे जाएगा, बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी, गैस की कीमतें और बढ़ेंगी। IMF के मुआहदे ने आपके हाथ पांव बांधे हुए और हमें निचोड़ दिया है। भाईजान, महंगाई असल अपोजिशन है इमरान खान की। महंगाई खा गई है, तब खा रही है तब्दीली को। महंगाई ने एक्सपोज कर दिया है तब्दीली सरकार को। महंगाई ने बददिल कर दिया इमरान खान के वोटर्स को गलियों मोहल्लों में। अच्छा भट्टी साहब, फिर यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि महंगाई ही असल ऑपोजिशन है हुकूमत की, और अगर इसी महंगाई के साथ अगले 2 साल भी हुकूमत कंटिन्यू करती है और फिर इलेक्शन में जाती है, तो फिर उसका नतीजा क्या देख रहे हैं आप? उसका नतीजा ये है कि अगर ये डू एंड डाई वाला साल है इमरान खान के लिए, अच्छा, अगर इस साल इमरान खान साहब महंगाई पर काबू पा गए, जो मुझे अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस मुआशी टीम इन पॉलिसियों और इस गवर्नेंस और गवर्नेंस के लेवल के जो गवर्नेंस का लेवल है, इससे ये महंगाई काबू में नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अगर ये इस साल में महंगाई पर काबू ना पाया तो इमरान खान का वर्ल्ड कप वाइट वाश हो जाएगा, शौकत खानम वाइट वाश होगा, नम्बल यूनिवर्सिटी वाइट वाश हो जाएगी, और इमरान खान को याद रखा जाएगा एक बुरे हुक्मरान की खातिर। और अगर इस पे काबू पा लिया तो इमरान खान के लिए आगे जाना बहुत आसान होगा। बस बात बुनियादी तौर पर यह है, ठीक नुक्ता आ गया आपका। दो तीन जुमले भाईजान। कंप्लीट। कर्जे रिकॉर्ड साज, गर्दशी कर्जे रिकॉर्ड साज, डॉलर रिकॉर्ड तोड़ चुका, चीनी रिकॉर्ड तोड़ चुकी, आटा रिकॉर्ड तोड़ चुका, घी रिकॉर्ड तोड़ चुका, खाद रिकॉर्ड तोड़ चुकी, बिजली गैस की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ चुकी, सब्जी दालें रिकॉर्ड तोड़ चुकी। क्या करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? खुदा की कसम, जो लोगों का हाल है, भुरथा बना दिया है लोगों का और कचूमर निकाल दिया है लोगों का। कुछ करें खुदा के लिए, कुछ करें। हसन खावर साहब क्या करना चाहते हैं? जो नक्शा खींच रहे हैं भट्टी साहब, वो तो बड़ा भयानक है। डू एंड डाई की सिचुएशन है आपके लिए। इस साल आपको कुछ ना कुछ करना होगा अगर आपको अगला इलेक्शन भी जीतना है। जिस तरह से दावे आपकी तरफ से किए जाते हैं कि अगली दफ़ा भी हमारी बारी है, तो फिर तो महंगाई को कम करना होगा। अगर आप महंगाई कम नहीं कर पाए तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। अच्छा फवाद साहब, एक बात तो मैं भट्टी साहब को अश्योर करना चाहता हूँ और आपको भी, कि महंगाई जो है इस वक्त वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की नंबर 1 प्रायोरिटी है जी। हर हफ्ते एक मीटिंग होती है जो शौकत तरीन साहब लेते हैं 4 सूबों के साथ। उसके बाद एक मीटिंग होती है जो चीफ सेक्रेटरी साहब सूबे के अंदर लेते हैं। यही तो मसला है हसन खावर साहब, माजरत के साथ। मेरी अर्ज सुन लीजिए सर, मेरा जुमला सुन लें। प्रायोरिटी आपके हर साल रहती है, लेकिन मसला यही है ना कि उसके सम्राट तो नहीं नीचे तक आ रहे हैं ना। उसका फ़ायदा क्या है? प्रायोरिटी तो आपने बनाया हुआ है, महंगाई को, इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तो कोई निकले ना। मैं आपको मैं आपको बताता हूँ। मैं आप पहले मेरी अर्ज सुन लीजिए। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि हम 3 काम कर रहे हैं। एक काम हम ये करते हैं कि हम बाज़ारों की मॉनिटरिंग, और हम ये देखते हैं 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो हैं पूरे पंजाब में फिर रहे हैं। 290 हमारे सहूलत बाज़ार हैं। उसके अलावा जो DC काउंटर्स हैं वो और हैं। जो तीसरा मसला है ना जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, असल मसला वहाँ पे है। वो ये है कि हमारे जो साथ हैं KP के रस्ते अफ़गानिस्तान और सिंध में, आपको पता है कीमतों का क्या हाल है। तो जिस तरफ आपको पता है ये इकॉनमी है,
जिधर प्राइस ऊपर जाएगी चीज़ वहाँ की तरफ फ्लो कर जाएगी। अब ये बाकी सूबों को भी चाहिए, सिंध को भी चाहिए कि वो हमारा हाथ बटाए, प्राइसेस को इन्फोर्स करे, अपनी वीट रिलीज़ करे, लोगों को प्रॉफिट मिलता है, लोग उधर ले जाते हैं, हम मॉनिटर करते हैं जितना हो सके, लेकिन जाहिर है कि हर चीज़ हर वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते। और अली गौहर साहब ने जो बात की, मैं एक दफ़ा उस पर भी आ जाऊँ कि उन्होंने ये कहा, एक सांस में उन्होंने कहा कि जी हमने इतनी बिजली बनाई, अगले सांस में उन्होंने कहा कि जी बिजली की कीमतें, अगर आपने बिजली बनाई तो आपको बेहतर पता है कि उसकी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। आपने फवाद ख़ुद बात की कैपेसिटी पेमेंट्स की, ये मैं आपको बताऊं, ये एक और इकोनॉमिस्ट हैं अशफाक साहब, वो कहते हैं ये लैंड माइंस लगा के गए थे, लैंड माइंस। जिस रोज़ इमरान खान की हुकूमत आई उससे आप एक हफ़्ता पहले के अखबारात उठा के देख लें, हर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ये कह रहा था कि जो नई हुकूमत आएगी उसको आते ही IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। हसन खावर साहब, बिजली और गैस महंगी करने का तो आपको IMF भी कह रहा है ना सर, तो इसमें भी क्या नून लीग का कसूर है? देखिए मैं आपको बताता हूँ IMF क्या करता है। IMF जब आता है, जब आप, ये बात कहाँ से शुरू होती है, IMF को क्यों बुलाना पड़ा, आपके जो रिजर्व्स थे वो बिल्कुल रॉक बॉटम पे थे। IMF जब आया उन्होंने कहा कि पिछला प्रोग्राम आपको दे के गए थे, हमारे निकलने की देर थी कि आपने ख़जानों के मुंह खोल दिए। जब ख़जानों के मुंह खोल दिए तो उन्होंने कहा कि आप फिस्कल डिसिप्लिन नहीं रख सकते, आप अपने बजट डेफिसिट को कम करें, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करें। भाई वो कैसे कम होगा जब या तो नए टैक्स लोगों पे लगा दें या चीज़ों के नर्ख बढ़ाएं। तो वो IMF का प्रोग्राम, मसला ये था कि जब नून की हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम ख़त्म किया, उन्होंने 2 साल इकॉनमी को इलेक्शन साइकिल पे चलाया। उन्होंने कहा देखी जाएगी, अगला जो भी आएगा ख़जानों के मुंह खोल दो, भाड़ में जाएं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। तो बस उसके बाद तो अगली हुकूमत ने जाना था IMF के पास। अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत भी वही पॉलिसी अपनाए और इलेक्शन इकॉनमी चलाए तो फिर एक अलग बात है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेन आदमी हुकूमत को ये एडवाइस करेगा, तो ये रियल मसले हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एश्योर करता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हुकूमत पंजाब के कंट्रोल में है, हम दिन रात उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जहाँ से कोई रिपोर्ट आती है, पिछले कुछ अरसे के अंदर तकरीबन 2 लाख के करीब जुर्माने, फ़ाइन्स हो चुके हैं। ये मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ। और हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको सख्त हदायत है, उनको DC और AC हजरात ख़ुद मॉनिटर कर रही हैं। और जो होल सेल मंडियाँ हैं जहाँ से ये बात शुरू होती है वहाँ भी जाकर वो उसको मॉनिटर करते हैं ताकि सोर्स से इस मसले को पकड़ा जा सके। लेकिन सर बदकिस्मती से आवाम तक इसके समरात अभी तक मुंतकिल नहीं हो रहे हैं, महंगाई वैसे ही बढ़ती जा रही है। अली गौहर बलोच साहब, एक और अहम मसला, शहबाज शरीफ ने फिर से दोबारा से शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है और अर्ली इलेक्शन का मुतालबा किया है। कल मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई है। अभी ना वोटर लिस्टों पर ना वोटर लिस्टें मुकम्मल हैं, ना ही हल्का बंदियों पर एतराज़ात ख़त्म हुए हैं। आप समझते हैं कि इस निज़ाम के तहत अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं, अर्ली इलेक्शन करवाए जाते हैं, ना ही हल्का बंदियाँ मुकम्मल हैं, तो फिर किस तरह से आप रिगिंग वाली एलिमेंट को नहीं लेकर आएंगे? जैसे 2013 में या 2018 में जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, वो चीज़ फिर कैसे ख़त्म होगी अगर अभी इस वक्त फ़ौरी इंतखाबात हो जाते हैं? तो देखिए, बात यह है कि जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो उसके फ़ौरन बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया था और अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ ने, बल्कि अपोजिशन से हट के जो हुकूमती इत्तेहाद के भी लोग थे उन्होंने भी यही कहा था कि ये वोट जो हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े धांधली ज़दा इलेक्शन है। और उसी वक्त उन्होंने मुतालबा किया था कि इन इलेक्शन को नल एंड वाइट जो है वो करार दिया जाए। लेकिन बात यह है कि जो चीज़ें, ये मुतालबा कोई आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये PDM के प्लेटफॉर्म पे हो चुका है, ये मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हो चुका है। और पाकिस्तान के जो हम मसाइल गिनते हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ा, आपने बाकी तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन आपने एक जो सबसे बड़ा फैक्टर 2 हैं वो है इस हुकूमत की जो ये RTS सिस्टम बंद करके और इनको पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, मैं तो कहता हूँ धांधली बहुत छोटा लफ्ज़ है, सोप टाज करके ये आए और ये रंगे हाथों पकड़े गए डस्का के इलेक्शन में वोट चोरी करते हुए इमरान न्याई साहब की हुकूमत। और ये जब तक इस करप्ट और इस जो कि धांधली की पैदावार हुकूमत है, अगर ये लोग हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत रहेंगे तो पाकिस्तान तरक्की हरगिज़ नहीं कर सकता। ये हर ज़िम्मेदारी, ये तो कहते थे कि हमारे पास हर मसले का हल 90 दिन में, कर लिया, ये तो आपने कंटेनर पे खड़े होके, लेकिन आप इस हुकूमत को घर नहीं भेज सके। अपनी नाकामी का इतराफ़ तो करें आप। भाई हुकूमत नहीं, ये हमारी नाकामी नहीं है,
ये तो हुकूमत जिन लोगों ने मुसल्लत किया है, इसका जवाब तो वो दे। हम तो आज भी पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हुए हैं। हम असम्बली के प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम सड़कों के ऊपर, हम जलसों के ऊपर। देखिए, हमारे हाथ में बंदूकें तो नहीं है कि किसी को हमने फायर करके उतार देना है। एक पॉलिटिकल सिस्टम है। आप देखते हैं कि यहाँ पर आपने सेनेट के इलेक्शन में नहीं देखा कि क्या हुआ था, जिस वक्त अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया था और अकलियत को अक्सरियत में बदल गया था। लेकिन आप आवाम को तो नहीं बाहर निकाल सके। पहले आरटीएस सिस्टम चलाया गया, अब एक नया ईवीएम बना सके आप। सर, मोमेंटम, आपको मोमेंटम जो इलेक्शन क्या होता है, पॉलिटिकल मोमेंटम ये होता है कि जब आपने देखा कि जो इलेक्शन हुए थे ज़िमनी इंतखाबात, 12 में से 11 सीटें पीटीआई हारी। और आपने देखा कि वो जो इलेक्शन था जो पेशावर केपीके में हुआ था, वहाँ पर खटक साहब के हल्के में इनको शिकस्त फाश हुई। वाडा साहब बड़े बड़े बनते थे। आपको पता है कि जब उन्होंने सीट छोड़ी तो पीटीआई का उम्मीदवार वहाँ पर 6ठे नंबर पर आया और कराची की अवाम ने इन्हें किक आउट किया वहाँ से। मकसद ये है कि अवाम अपने नफरत का, तो सर क्या ये जवाब है जल्दी इलेक्शन कराने का? ये जवाब है जल्दी इलेक्शन कराने का? देखें, बिल्कुल ये जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, यहाँ पर अफसरान को पोस्टिंग रिश्वत लेके की जाती हैं। यहाँ पर कभी रिंग रोड का स्कैंडल आ रहा है, कभी अद्वियात का स्कैंडल आ रहा है, कभी चीनी का स्कैंडल आ रहा है, कभी बीआरटी पेशावर का स्कैंडल आ रहा है, कभी आप फॉरेन फंडिंग केस में आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते फिर रहे। ये हुकूमत है। और इस हुकूमत को लाने वाले आज जवाब दें ना आवाम को कि पाकिस्तान का हमने क्या हशर किया है। जब तक हम स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देंगे तब तक हम पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल पाकिस्तान के शफाफ इंतखाबात है। ठीक है भट्टी साहब, जलसे जुलूसों से क्या हुकूमत जा सकती है? और मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ जो बात कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, इसके ऊपर आपका जवाब लूँगा। मैं एक ब्रेक लेनी है मुझे। भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की भी कल मुलाकात हुई है और कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएँ, शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, क्या उनका ये मुतालबा दुरुस्त है? और जलसे जुलूसों से क्या हुकूमत जा सकती है? पीडीएम ने कोशिशें तो करके देख ली, लेकिन अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं हो सकी। देखिए, पहली बात तो ये कि शफाफ इंतखाबात 2023 के होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अल्लाह करे कि अगले इंतखाबात वो पहले इंतखाबात साबित हों जिस पर सब मुत्तफिक हों, हारने वाले और जीतने वाले। वरना जो जीतता है उसके लिए शफाफ इंतखाबात होते हैं, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई। ये हम जब से होश संभाला यही सुनते आए हैं। दूसरी बात, अब जलसे जुलूसों से हुकूमत या सड़कों पर हुकूमत को घर भिजवाना, ये जो पूरी अपोजिशन है, ये जब इक़्तिदार में थी, इमरान खान साहब सड़कों पर थे, 126 दिन के धरना दिया उन्होंने। तो ये क्या कह रहे थे असम्बली में? यही कह रहे थे कि आओ असम्बली में आओ, तरीक़े अदम एतमाद लाओ और हमें घर भिजवाओ। और ये जो बाहर अगर सड़कों से हुकूमत को फ़ारग करना गद्दारी के मुतरादिफ है और इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये तब कह रहे थे जब पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सारे इकट्ठे थे असम्बली में। क्यों? दो तरीके हैं, या तो तरीक़े अदम एतमाद लाएँ या फिर इमरान खान खुद असम्बली कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दें। तीसरा रास्ता जमहूरी रास्ता है, आइनी रास्ता है, नंबर 1। नंबर 2, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब आंसुओं भरे आंखों से कई मरतबा इस कौम को बता चुके हैं कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि किसी भी हुकूमत को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। जी। हर हुकूमत को घर भिजवा देते हैं, कभी कोई डिक्टेटर आ जाता है, कभी कोई साजिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो क्या आप एक मरतबा फिर दोहराना चाहते हैं वही कि इस हुकूमत को मुद्दत पूरी ना करने दी जाए? जो मसाइल हैं वाकई हैं, जो ये सारे महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत बाकी हैं, करप्शन बिल्कुल है, इदारा कोई मजबूत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या इसका आप चाहते हैं कि ये फिर एक मरतबा 2 साल बाद साल बाद फिर इमरान खान साहब सड़कों पे आ जाएं कि अब आप घर जाएं? नंबर 3, आपने अगले इंतखाबात के लिए तैयारी क्या की है?
बिल्कुल सही है। यही सवाल है मेरा भट्टी साहब आपसे कि शफाफ इंतखाबात होंगे कैसे? अगर इंतखाबात चलें 2023 में भी होते हैं तो शफाफ इंतखाबात होंगे कैसे? हुकूमत कहती है EVMs पे इलेक्शन करवाएंगे, अपोजिशन इसके ऊपर तकसीम नज़र आ रही है, अपोजिशन मान ही नहीं रही है, तो फिर ये शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे? इसका क्राइटेरिया क्या होगा सर? यही तो है ना, यही इन सारों से, ये जो हमारे बड़े हैं, ये जो जिन्होंने इंतखाबात लड़ना है, जो पार्टियों के हेड हैं, उनको यही तो सोचना है, यही तो करना है कि भाईजान आपने नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। मेरा मानना है कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, नहीं मानते, ठीक है, लेकिन इसका मुतबादल भी तो कुछ हो ना। फिर अगर धांधली हो गई, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल हो गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर किस तरह आप ये करते? तो इस ये नंबर 4 ये है कि अपोजिशन में मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब जो मिले हैं, तो मौलाना साहब ने पहला सवाल उनसे पूछा था कि, और इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई कि आप मज़ाहमत करना चाहते हैं या मफाहमत करना चाहते हैं? अच्छा, आप हमारे साथ हैं कि हमारे साथ नहीं हैं? पीपल्स पार्टी दरमियान से निकल गई, अपोजिशन के वो 26 नुकात हमने देख लिया किधर गए। फिर वो जो जलसों का मोमेंटम बना था, वो गुजरांवाला जलसा, वो फिर उसके बाद सारे जलसे, वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकारें, अब वो किधर गए? उसके बाद वो रहबर कमेटियाँ, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, वो किधर गए? फिर मौलाना साहब जब एक मरतबा धरना लेके आए थे, तो बिलावल भुट्टो ने सी ऑफ नहीं किया था कराची से, हाउस ऑफ शरीफ ने उनको वेलकम नहीं किया था लाहौर से, और यहाँ वो दुआए खैर करके चले गए। तो अब तो अपोजिशन तितर बितर हो गई है, अब तो अपोजिशन इत्तेहाद लेस हो गई है, अब तो अपोजिशन में वो ताकत नहीं रही, तो ये कैसे? और फिर एक और बात, हाँ, अगर आप चाहते हैं, जैसे मेरे भाई अली गौर साहब ने कहा कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है, ये नाजायज़ हुकूमत है, मैं चलो इनका मान लेता हूँ, ये भी मैं मान लेता हूँ, मैं तो इस हक़ में, ये जो हमारे फ़ौजी हैं, इन्होंने बड़ा जुल्म किया है। ये पहले आए, इन्होंने हमें एक भुट्टो साहब दे दिए, वो आज तक ज़िंदा हैं। फिर आए एक नवाज शरीफ साहब दे दिए, वो आज तक, वो नाअहल होने के बाद भी दिलों के राजा हैं। फिर आगे अब इस पर इनकी भी मैं ये बात मान लेता हूँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अगर आपकी ये धांधली ज़दा हुकूमत है, आप 3 साल में से असम्बलियों में क्यों बैठे हुए हैं? क्यों तनख्वाहें ले रहे हैं? निकलें, इस्तीफे दें, सड़कों पे आ जाएं, कि यार सड़कों पे अगर आप नहीं भी आना चाहते, आप कहते हैं हम, तो यही बात तो मौलाना फजलुर रहमान ने पहले दिन कही थी इनको कि आपने इनके साथ इसमें नहीं बैठना है असम्बलियों के अंदर। शायद ये बात समझा नहीं सके, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान उन्हें। मौलाना साहब का अपना बेटा भी बैठा हुआ है, मौलाना साहब की अपनी जमात भी बैठी हुई है, मौलाना साहब की KP में भी बैठे हुए हैं, मौलाना साहब के बलूचिस्तान में भी बैठे हुए हैं। तो ये तो कभी हो नहीं सकता कि बकरे का धड़ हराम हो और बकरे का पिछला हिस्सा हलाल हो। अगर ये हराम है तो बिस्मिल्लाह करें, निकलें, आर पार, आपने कहा था आर पार करेंगे, नहीं हुआ। मार्च से पहले हुकूमत मार्च कर जाएगी, नहीं हुआ। गिरबान से पकड़ के निकालेंगे इमरान खान को, नहीं हुआ। इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, नहीं हुआ। या तो आप निकलें, अगर आप भी असम्बलियों में अपोजिशन लीडरी भी लेनी है, मरात भी लेनी है, तनख्वाहें भी लेनी है, और साथ साथ बार, और फिर बदकिस्मती देखें इस मुल्क की, और हमारी बदकिस्मती देखें कि सरदार रज़ा का जब इलेक्शन कमीशन था तो उस वक्त अपोजिशन उस इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रही थी। सही। राजा सिकंदर सुल्तान का अब जब इलेक्शन कमीशन है, अब हुकूमत उसके खिलाफ साफ आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, मेरा मतलब है कि इदारे नहीं, शख्सियात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हसन खावर साहब, मैंने आपसे डेंगू के ऊपर बात करनी है। पंजाब में डेंगू बुखार फिर तेज़ी से सर उठा रहा है, लेकिन इससे पहले अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें, जैसे कि नून लीग ने अर्ली इलेक्शन का मुतालबा किया, इसके ऊपर अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। बात देखें, मैं आपको उनके मुतालबे की वजह बता देता हूँ। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो नून के लीडर्स को रात को सोने नहीं देती। उनमें से एक चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दूसरी चीज़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट। उनका दिल है किसी तरह ये दोनों मसले, हमारे ख़तरे हमारे सर से टल जाएं। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना फवाद, टेक्नोलॉजी का यूज़ ही इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। अगर इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता,
अगर ये भी शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो आके टेबल पे बैठें, मशीन के ऊपर बात करें, उसकी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के ऊपर बात करें, उसकी मोडेलिटीज़ के ऊपर बात करें। सच ये है फवाद कि ये ख़ुद शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आज हो जाए। ये तो अपना भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरती से आपको बता दिया है कि क्या ऑप्शंस हैं इनके पास। तहरीक आदम एतमाद ले आएँ, और अगर नहीं ला सकते तो फिर आइन में तो कोई और ऑप्शन नहीं है। तो असल बात यह है कि ये क्योंकि ख़ुद शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते, इनको डर ये है कि अगर कल को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट भी डलने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी चलने लग गई, तो फिर जो रही सही कसर है वो भी रह जाएगी। इसीलिए वो अब घबरा के कह रहे हैं कि जी रातों रात इलेक्शन करा दें। भाई रातों रात इलेक्शन कैसे करा दें? कोई आइन के अंदर प्रोविज़न है? अगर नहीं है तो इनको कहें कि 2023 तक का वेट करें और इंशाल्लाह फिर मैदान में आ जाएँ उसके बाद। ठीक है, ठीक है। डेंगी के ऊपर मैं आता हूँ सर, बस इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दें अली गौहर बलोच साहब के तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लेकर आ जाते? यही एक तरीका है जिससे साफ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं, जिससे अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है सर। मुख्तसर कमेंट कर दिएगा सर, मुझे डेंगी के इशू के ऊपर जाना। पाकिस्तान को जिस नहज पर पहुंचा दिया गया है, पाकिस्तान में जो करप्शन और जो आपने देखा है कि महंगाई के हालात हैं, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया है कि उसका जो मसाइल का हल है वो किसी अदम एतमाद में नहीं, दोबारा शफाफ इलेक्शंस में है। ये हुकूमतें जो बनी हुई हैं, ये सर अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में भी तो सिलेक्ट करने, अदम एतमाद की तहरीक अगर आप लेकर आएंगे सर, वो भी तो शफाफ इंतखाबात होंगे, अर्ली इलेक्शन होगा, उसके जरिए आपने बड़ी अच्छी बात की है। अदम एतमाद सेनेट में भी लाया गया था, वो कोई हाथ थे ना कि जिन्होंने अक्सरियत को अकलियत, वो अदम एतमाद कामयाब हुई। उस हालांकि तादाद पूरी थी, लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो कामयाब सर आपने अपने लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? जो 14 लोग थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? आपने कंट्रोल करना है ना लोग। बात कार्रवाई की नहीं है। आप उन लोगों, आप इतनी जुर्रत क्यों नहीं करते बात करने की? भट्टी साहब भी माशाल्लाह बड़े एक हमारे मुल्क के नामवर साफी हैं, वो भी तशरीफ फरमा है, पॉलिटिकल पार्टी पर बात सर करते हैं। आपने कमेटियां बनाई, कमेटी आपने बनाई, कमेटी का कोई आप उन सिलेक्टर पर बात क्यों नहीं करते जो इलेक्शन चुराते? और मेरी गुजारिश सुने ना, इन कठपुतलियों को बिठाने वालों पर बात आप लोग क्यों नहीं करते? जो जिस तरीके के साथ इस पूरे सिस्टम को सोप टाच किया जाता है, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? सर आप कठपुतलियों को अपनी पार्टी में रखते हैं जो वक्त आने पर भाग जाते हैं। अली गौहर बलोच साहब, कोई बादल किसी पर गिर नहीं पड़ेगा। कोई एक दफा पार्टी में क्यों रखते हैं जो वक्त आने पर भाग जाते हैं? ये वो हुकूमत है, ये वो हुकूमत है। भाग हम नहीं जाते, हमने जेलें देखी हैं, हमने उन चीज़ों का मुकाबला किया है। ये वो टाइम है जब शादी के फंक्शनों में साफियों के मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये वो टाइम है जब आपको पता है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर साफियों को फायर मार दिया जाता है। ये वो टाइम है जब आप धरना देने के लिए बैठे थे। इस टाइम के ऊपर आपके लीडर जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं। अली गौहर बलोच साहब बात है, और अली गौहर बलोच साहब इतना क्रूशल टाइम है बकौल आपके, और इस टाइम के ऊपर आपके लीडर लंदन में बैठे हुए हैं। मुझे डेंगी के ऊपर बात करनी है। खबर साहब, पंजाब में डेंगी बुखार तेजी से सर उठा रहा है। हमारे इस शहबाज शरीफ साहब इधर है, मरियम नवाज साहिबा इधर है, और वो मियां नवाज शरीफ है। जब उनकी बीवी, जब उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, तो जब अदालतों ने झूठे मुकदमात में उनको सजा हुई, तो उस वक्त वो एहतराम करते हुए वापस आए। अब अगर वो इलाज करवाने अब भी नवाज शरीफ वापस तो अब भी आना चाहिए ना। इनकी टांगे कांप रही हैं। इतने हालात खराब हैं तो मियां साहब बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं? सर उनको वापस नहीं आ जाना चाहिए? अब क्यों नहीं आ रहे वो? जी वापस इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह तारा, और इंशाल्लाह आकर चौथी दफा वजीर आज़म भी मियां नवाज शरीफ ही इंशाल्लाह बनेंगे। सर फिर इसका मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी चेंज होने का शायद वेट कर रहे हैं मियां साहब। इरशाद भट्टी साहब, ये बात दुरुस्त है अली गौहर बलोच साहब की? वो तो कह रहे हैं कि हमारे लीडर तो यही हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब दोबारा आएंगे, चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मरियम नवाज यहाँ पर मौजूद है, मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे और चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे इरशाद भट्टी साहब इंशाल्लाह ताला। देखिए अल्लाह के फजलो करम से क्यों नहीं बनेंगे? अगर 3 दफा बने हैं तो चौथी दफा क्यों नहीं बनेंगे? आज भी शफाफ इलेक्शन कराए मियां नवाज शरीफ, और उसकी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी इधर पाकिस्तान में इंशाल्लाह। ठीक है जी भट्टी साहब तजिया ले लेते ना जी। देखिए अली गौर साहब, पहली बात तो ये है कि अली गौर साहब को ये याद दिलाना है कि शुरू में ही हमने कहा है कि ये मौजूदा डब्बा बंद जमहूरियत नहीं चाहिए, ख़ानदानी जमहूरियत नहीं चाहिए, लेकिन हमें जमहूरियत चाहिए। और फ़ौज का मार्शल लॉ लगाना बुरी बात है, सियासत में मुदाखलत बुरी बात है। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख़्याल से
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो वो 8 हफ्तों के लिए गालिबन गए थे। जी हाँ, बिल्कुल, 7 तिब्बी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रहम तलब कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं बीमार हूँ, तो अब उनको वापस आ जाना चाहिए। जब मकसद बड़ा हो, मकसद हो सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत देना, इनकलाब, मज़ाहमत, और मकसद हो 72 साल तारीख बदलना, तो और दूसरी बात है तो उनको वापस आना चाहिए। जब आप कायद ना बने हों, रहबर भी हों और इमाम खुमैनी भी पाकिस्तानी हों, तो लीड करना चाहिए। मियाँ ये नहीं कि जब भी बुरा वक्त आया कभी जद्दा चले गए, कभी लंदन चले गए, वापस आएँ, लीड करें। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। आप उनको सर वो कह रहे हैं कि उनके भाई हैं, छोटे भाई, वो लीड कर रहे हैं यहाँ पे। मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, वो लीड कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, जी सर, क्या कर रहे हैं? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की सुन लीजिए। शहबाज शरीफ साहब की सुन लीजिए। ऐसे जमहूरियत पसंद हैं कि जो दुनिया का वाहिद जमहूरियत पसंद है शहबाज शरीफ, जो कहता है मैं इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन गया था और मेरी काबीना के नाम भी फाइनल हो गए थे। अब मैं अली अहमद गौर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ वो वज़ीर आज़म बन गए थे? किसने उनको यकीन दिलाया था और किसने काबीना के नाम फाइनल किए थे? ये तो हमारा कसूर नहीं है। मैं आपकी बात को रिस्पॉन्स करूंगा, कहा करें कि जुर्रत करें। जी रिस्पॉन्ड करते हैं सर जल्दी से, अली गौर वालों सर। जी बिल्कुल। देखें भट्टी साहब, बात यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं, चाहे जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो हर किसी से पूछा जाता है कि अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आप मतलब है कि आपकी काबीना क्या होगी, आपके लोग कौन होंगी। और नून लीग पॉपुलर पार्टी थी, यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब से भी उस वक्त पूछा गया था कि आपके भाई कौन सी काबीना होगी। लेकिन मैं एक सवाल मेरा भट्टी साहब से है जिसका मुझे इंतज़ार रहेगा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, कि भट्टी साहब से पूछता हूं कि उन अपने साफी दोस्तों का तज़किरा किया करें जिनको पार्कों में फायर लग जाते हैं और उनके मुल्ज़िम जो है वो ठीक है सवाल आपका आ गया। इसका हिसाब से फिर किसी प्रोग्राम में लेंगे, अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए माफ़ कीजिएगा, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।